अनडिमांडेड एंटीबायोटिक्स, बहुत बार क्या है, जब लंग्स फेल होता है, कोलैप्स में जाता है, और आप जानते हो जब पेशेंट आईसीयू में होता है और लंग फेल हो जाए, किसी का लंग काम ही ना करे, तो ट्रैकियल इंट्यूबेशन किया जाता है। डायरेक्ट ऑक्सीजन मशीन से जुड़ा हुआ एक ट्यूब डाल दिया जाता है डायरेक्ट लंग्स में, और वो ट्यूब डायरेक्ट अपना ऑक्सीजन ब्रोंकस में छोड़ती है, फिर उसमें एल्वियोला का काम नहीं है वहाँ। ऐसे कंडीशन में अगर वो ट्यूब जो डाली गई है वो 1 हफ्ते तक, 5 दिन तक, 15 दिन तक पड़ी रहे, तो उस ट्यूब की वजह से बहुत बार इन्फेक्शन होने का चांस होता है। उस ट्यूब की वजह से बहुत बार इन्फेक्शन होने का चांस होता है। वो कहाँ पड़ता है? ट्रैकिया में। तो ट्रैकिया में कोई इंस्ट्रूमेंट डाला जाए, भले ही चिकित्सा के लिए किया गया है, लेकिन अगर ट्रैकिया में कोई इंस्ट्रूमेंट डाला गया है तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। ट्रैकियल इंस्ट्रूमेंटेशन, ट्रैकियल इंस्ट्रूमेंटेशन, ट्रैकिया में कोई इंस्ट्रूमेंट डाला गया है। जो लोग आईवी ड्रग एब्यूज करते हैं, नशे वाले, उनको निमोनिया होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो जो ड्रग्स है नशे की, वो इम्यून सिस्टम को बहुत सप्रेस रखते हैं और नर्वस सिस्टम को भी। तो आईवी ड्रग एब्यूज वालों को निमोनिया होने का चांस बहुत है। आईवी ड्रग एब्यूज, अगर कुछ और कारण हो, अदर्स जैसे ब्रैकेट में लिख सकते हो कि जनरल डिसेबिलिटी, मतलब शरीर को हिला पाने में अक्षमता हो, जैसे किसी को पैरालिसिस हो जाए, जनरल डिसेबिलिटी। और एक कारण और है जो निमोनिया के लिए सपोर्टिंग फैक्टर हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट ऑफ कफ रिफ्लेक्स। कफ अगर जब आप चाहें तो आए ना, और जब आप चाहें तो रुके ना, तो वो क्या है? न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट। न्यूरोलॉजिकल impairment of cuff reflex, impairment of cuff reflex, neurological impairment of cuff reflex। ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि निमोनिया कैसे डेवलप हो सकता है। इम्यूनोसप्रेशन, अगर किसी मैं पूरा बता रहा हूं फिर से। इम्यूनोसप्रेशन, ये हेडिंग क्या है इसका? फैक्टर्स दैट प्रीडिस्पोज या फैक्टर्स दैट प्रीडिस्पोज निमोनिया। जो फैक्टर्स हैं जो निमोनिया को बढ़ावा देने वाले कारण हैं। सपोर्ट लिख लो, सेम ही है। मैं अपनी पिछली लाइन बिल्कुल सेम की सेम नहीं रटे रहता हूं ना एक दो शब्द हो सकते हैं सेम। फैक्टर्स दैट सपोर्ट्स टू निमोनिया। पहला इम्यूनोसप्रेशन,
इम्यूनोसप्रेशन क्या है? इम्यूनिटी अगर किसी की सप्रेस्ड हो, अब इम्यूनिटी सप्रेस कैसे हो सकती है? एक तो नेचुरल इम्यूनिटी सप्रेस हो सकती है, और एक होता है किसी वजह से इम्यूनिटी जबरदस्ती सप्रेस करा दी जाए। जैसे किसी को स्टीरॉयड चल रहा हो ज़्यादा दिन से, स्टीरॉयड आप जानते हैं इम्यूनिटी सप्रेस कर देता है। अब अगर किसी को अनडिमांडेड स्टीरॉयड चल रहा है बहुत दिनों से, कि घुटने में दर्द हुआ, डॉक्टर ने स्टीरॉयड लिख दिया था, अब वही खाया जा रहा है वो, तो उसकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी धीरे धीरे। अब उसको निमोनिया डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। किसी को कैंसर की दवाई चल रही हो, किसी को डायबिटीज की दवा चल रही हो, खासकर कैंसर की दवाई इम्यूनिटी को सप्रेस करके रखता है, तो उसको निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी दवाइयाँ भी जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस रखती हैं, आपका ऐसा कोई दिनचर्या जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस रहता हो। अगर आप 11 बजे सोकर उठते हैं पर डे, तो इम्यून सिस्टम तो आपका कभी भी मेंटेन नहीं हो सकता है, आप कितना भी रूटीन बना लें, क्योंकि जो टाइमिंग है, जो समय है उठने बैठने का, ये सारी चीज़ें सेटल्ड हैं नेचुरली। इम्यून सप्रेशन नियोप्लाज्म कार्सिनोमा है। अब कार्सिनोमा जब होता है, खासकर लंग कार्सिनोमा, तो ये भी निमोनिया कॉज करने में एक कारण है, क्योंकि वहाँ गांठ होती है बड़ा सा, और ये भी अनडिमांडेड सेल है जो शरीर को पसंद नहीं है, और इसके खिलाफ ही इम्यून सिस्टम एक्शन लेता है। नियोप्लाज्म सिक्रीशन रिटेंशन, वो चाहे नोज का हो, ट्रैकिया का हो, एल्वियोलर हो, कहीं का भी अगर रिटेंशन हो रहा है, अगर बाहर नहीं निकल रहा है, तो भी यहाँ पर डेवलपमेंट होने के चांस है बैक्टीरिया के। पल्मोनरी एडिमा, लंग्स में पानी इकट्ठा हुआ जा रहा है, धीरे धीरे लंग्स में सूजन हुआ जा रहा है, उसकी वजह से। इम्पेयर्ड एल्वियोलर मैक्रोफेज अपना काम करना बंद कर दें, एल्वियोला के पास जो बैक्टीरिया है उसको ना मारे, चुपचाप बैठे रहें, तो भी वो बैक्टीरिया जिंदा रह जाएगा। आर्टिया रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कोई और आरटीआईज है, जैसे ब्रोंकाइटिस है कॉमन, किसी को हो गया, लेकिन ब्रोंकाइटिस ठीक नहीं हुआ, तो हो सकता है वो बैक्टीरिया आगे जाकर, या किसी को इन्फ्लुएंजा हो गया, ये भी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। अब इन्फ्लुएंजा को अगर ठीक नहीं हुआ, वायरल है, तो हो सकता है उसको वायरल निमोनाइटिस हो जाए बाद में आगे। तो आरटीआई, एंटीबायोटिक्स बहुत सारी ऐसी हैं जो अनडिमांडेड एंटीबायोटिक्स चलने पर इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, या एंटीबायोटिक्स चले ऐसी और धीरे धीरे एंटीबायोटिक्स रजिस्ट हो जाए, तो इन सब कंडीशंस में निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। ट्रैकियल इंट्यूबेशन या ट्रैकियल इंस्ट्रूमेंटेशन, जब लंग फेलियर होता है, लंग कोलैप्स होता है, तो बॉडी को डायरेक्ट सांस देना पड़ता है, लंग का काम खत्म हो जाता है, इसमें डायरेक्ट आपको ब्रोंकस में एयर छोड़नी है और डायरेक्ट इफ्यूजन कराना है। तो उस कंडीशन में ट्रैकियल इंट्यूबेशन कराया जाता है, इंस्ट्रूमेंटेशन कराया जाता है। अगर ये पाइप रेगुलर पड़ा रहे लंग्स में, ट्रैकिया में, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इसमें होते हैं। आईवी डोज एब्यूज या आईवी ड्रग एब्यूज। आईवी ड्रग एब्यूज क्या है? जो लोग जो नशे वाले लोग इंजेक्शन यूज करते हैं, नशे की दवाइयाँ, ये आईवी ड्रग एब्यूज है। उससे धीरे धीरे इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता है, तो आपका कफ रिफ्लेक्स, रिस्पायरेटरी सेंटर कुछ भी ठीक से काम नहीं करेगा, और इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं वो ड्रग्स। तो अगर वैसी ड्रग्स कोई लॉन्ग ड्यूरेशन से ले रहा है, तो उसके वैसे अपने आप में ही इम्यून सिस्टम उनके लो होते हैं, उनको सांस की बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आगे। आईवी ड्रग अदर में जनरल डिसेबिलिटी है, कि अगर उसको कोई भी ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसको मूवमेंट होने के चांसेस नहीं है, या कम मूव हो पाता है, कि अगर उसको राल निकला और वो अपना हाथ उठाकर अपना राल मुंह से साफ नहीं कर सकता, उसके मुंह में भरा हुआ है, वो लेटा हुआ है, या बीमार है, वो डिसेबल्ड है, और उसको उल्टी आई और उल्टी उसके मुंह से निकल कर, और आधी उल्टी मुंह में भरी हुई है, वो निकाल नहीं पाया पूरा,
जबकि वो सीधा लेटा हुआ है। तो वो उल्टी अब कहाँ जाएगी? वो उल्टी नाक में चली जाएगी, वो उल्टी हो सकता है बैकवर्ड होकर और ट्रैकिया में चली जाए और आधा इसोफेगस में चली जाए। तो ये डिसेबिलिटी है। तो इसलिए उसको साफ भी करना है धीरे धीरे अगर कोई डिसेबल है तो। न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट ऑफ कफ रिफ्लेक्स। कफ रिफ्लेक्स क्या है? एक क्लियरिंग डिफेंस सिस्टम है कि जब कुछ जाता है, जैसे अगर हम मूंगफली निगलते हैं तो हमें खांसी आती है और हम बाहर निकाल देते हैं, मूंगफली बाहर निकल जाती है। तो अगर ऐसा कोई इम्पेयरमेंट हो जाए कि हमें जब जरूरत हो तो खांसी आए ही ना, या बहुत इतनी हार्ड खांसी ना आ पाए जिससे निकल पाए, जैसे आप खांसना चाहते हैं बहुत, लेकिन आपकी खांसी इतना है बस, तो ऐसे कोई कारण है जहां पर कफ रिफ्लेक्स नहीं आ रहा है। या बहुत बार होता है कि कफ रिफ्लेक्स आना शुरू हो गया और रुकता नहीं है, तो भी निमोनिया होने के चांसेस हैं। तो ये सारे कारण क्या हैं? निमोनिया को सपोर्ट करते हैं और निमोनिया होने के ये अपने एग्रीवेटिंग फैक्टर्स जिनको कहते हो या बढ़ावा देने वाले कारण हैं। और निमोनिया में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करने में दिक्कत हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। अगर यहाँ पहला शब्द आप देखोगे तो ये क्या आएगा? तो दिक्कत कहाँ आ जाती है? इंस्पायरेशन, गैस डिफ्यूजन। तो ये क्या है? फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं निमोनिया। ये पूरा एक एक शब्द उठा लोगे तो इंस्पायरेशन आए। अब इससे क्या सीखे? अगर कोई पैरालिसिस का मरीज है और हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको निमोनिया होने के चांसेस हैं या नहीं है? अगर कोई कार्डियक कंजेशन का पेशेंट है, अगर कोई एट्रियल फेल्यूअर, वेंट्रिकुलर फेल्यूअर, ऐसे अगर फेल्यूअर का पेशेंट है, तो उसको पल्मोनरी एडिमा होने के चांसेस हैं या नहीं है? अगर कार्डियक पंप ठीक से न कर पाए तो। कार्डियक पंपिंग डिस्टर्ब होने के बाद क्या होगा? जो सर्कुलेशन ब्लड का होता रहता है वो नहीं हो पाएगा। तो जहां का ब्लड है, जहां भरा है, वो वहीं रुकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या कम वहां से पंप होगा। तो पल्मोनरी एडिमा अगर हो गया तो निमोनिया हो सकता है। अगर किसी को लॉन्ग ड्यूरेशन से एंटीबायोटिक चल रहा है, स्टीरॉयड चल रहा है, और आप खुद चला रहे हैं और आपने ध्यान नहीं दिया कि इसको 6 महीने 1 साल से स्टीरॉयड कंटिन्यू चला जा रहा है, तो उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा। स्टीरॉयड क्या काम करता है शरीर में? पता है? इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। वो क्या करता है? वो साइटोकाइन, न्यूट्रोफिल, इन लोगों को रोक देता है काम करने से। और स्टीरॉयड करता क्या है? जब कहीं दर्द होता है या कहीं सूजन होता है तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है स्टीरॉयड। तो स्टीरॉयड उस इन्फ्लामेशन को कम करा देता है, तो वही स्टीरॉयड। और इन्फ्लामेशन को कम कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स को रोकना पड़ेगा, या जो इन्फ्लामेशन कॉज कर रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा। और इन्फ्लामेशन कॉज कौन कर रहा है? आपका अपना इम्यून सिस्टम ही तो है जो आपका लड़ाई कर रहा है। तो ये वैसे ही है कि आपके घर में 2 बहुत स्ट्रांग लोग हैं कि जब लड़ाई होती है तब वो निकल कर दूसरों को तुरंत मार देते हैं। लेकिन इम्यून सिस्टम की गलती क्या है कि जब वो मारना शुरू करता है तो वो इतना गुस्सैल है कि वो उसको फिर रुकना नहीं आता है अपने आप, बहुत बार। तो वो भी गलत बात है। तो अगर आपके घर में ऐसा कोई करता है और आपने मान लो कि उस बार आप उसको ले गए और घर में हाथ पैर बांध के और कमरे में बंद कर दिए उसको कि चलो तुम बंद हो जाओ और इस झगड़े को खत्म किया जाए, तो वो तो सही एक्शन है कि उस झगड़े को खत्म किया जाए।
लेकिन उस झगड़े को खत्म होने के बाद उनका हाथ पैर ना खोलना, रेगुलर बांध देना कि अब बंद, वो उसको बांध कर आप भूल जाएं कि कमरे में बंद भी करके आए हैं किसी से। अब अगर एक हफ्ते बाद जो आप पे पहले अटैक करके गए हैं वो फिर से अगर अटैक करेंगे तो और आपने उनको बांध रखा है अंदर, तो अब आपको कौन बचाएगा? कोई नहीं, और आप मारे जाओगे। दवाओं के साथ ऐसे ही है, अगर आप समय पर उन दवाओं को हटा नहीं लोगे तो जिन चीजों को आपने रोक रखा है वो भी शरीर के लिए जरूरी है। तो इम्यून सिस्टम, जो स्टीरॉयड है वो इम्यून सिस्टम को रोकता है काम करने से। तो जब इन्फ्लामेशन था तब आपने रोक लिया तो चलो ठीक है, आपने इफेक्ट किया है कि अभी इन्फ्लामेशन को रोकने की जरूरत है क्योंकि बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है, उतना जरूरत नहीं थी। लेकिन जब सप्रेस हो जाए तब आपको उसको खोल देना है, नहीं तो जब कोई इन्फेक्शियस पार्ट आएगा तो उसको कौन रोकेगा अगर आप उनको सप्रेस रखोगे तो। और इन्फेक्शियस पार्ट तो रोज आता है। तो इन सब बातों को समझना चाहिए। एक वो पार्ट तुम लोगों ने लिखा था कल, जब मैं लिखा रहा था एल्कोहलिन, सिगरेट स्मोकिंग, इम्पेयरमेंट फैगोसाइटिक क्लियरेंस, इम्पेयरमेंट म्यूकोसिलरी एपरेटस, रिड्यूस्ड इम्यून सिस्टम, कार्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट चल रहा हो, या किसी को डायबिटीज हो, या किसी को कैंसर हो, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा निमोनिया होने के चांसेस हैं। या बहुत बार गैस्ट्रिक सिक्रीशन रिवर्स होकर और लंग्स में आ जाए। ऐसा कुछ कभी हो सकता है, कभी लगता है कि ऐसा होगा? कॉमन है। आप जानते हैं बाहर से जो ज्वाइंट है, ये गैस्ट्री हो गया और यहां से दूसरा ब्रांच आ जाता है, ये लंग्स हो गया, ये लंग्स का पार्ट है, ये लंग्स का पार्ट है। अब फायरिंग्स तक तो एक ही रास्ता है, फायरिंग्स तक एक ही रास्ता होता है, उसके बाद डिवाइडेशन होता है। फायरिंग्स के बाद फायरिंग्स तक अब है क्या कि एक रूट ये चला आता है, एक रूट ये चला जाता है, सेम ही पाथवे का, एक सांस की तरफ चला आता है, एक स्टमक की तरफ चला आता है। मतलब ये दोनों रूट कहीं ना कहीं मिलते हैं। अब बहुत बार बीमारियां ऐसी बहुत बार कंडीशन ऐसे होते हैं कि यहाँ जो सिक्रीशन है, यहाँ जो बैंक किया हुआ फ्लूइड है वो वापस चला जाता है। बहुत बार मुंह में आ जाता है खट्टा पानी, लोग कहते हैं खट्टा पानी मुंह में आता रहता है। तो वो जो खट्टा पानी है, वो जो सिक्रीशन है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन है, वो बहुत बार ऊपर आ जाता है और ये मुंह में आ जाए तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये मुंह होकर ट्रैकिया के साइड आ गया तो ठीक नहीं है। अगर ये मूव होकर ट्रैकिया के साइड आ जाए तो ठीक नहीं है। अब ये ट्रैकिया में अगर चला जाएगा तो इन्फेक्शन कॉज करेगा और ये निमोनिया जनरेट करेगा। तो ऐसे किस किस कारण में ऐसा हो सकता है? या तो पेशेंट, कुछ कारण ऐसे हैं, लिख सकते हो, इमोबिलिटी, कि पेशेंट इमोबाइल हो, बिल्कुल मूव ना कर पाता हो, सीधा लेटा रहता हो, या करवट उसको लेटा दिया जाए तो वैसे ही लेटा रहे, तो इमोबाइल हो, जैसे पैरालिसिस में होता है, इमोबाइल हो। या हो सकता है उसको वो कॉन्शियस ना हो, रिड्यूस्ड कॉन्शियस लेवल हो, बेहोश हो और उसको कॉन्शियसनेस ना हो कि क्या करना है।
तो बहुत बार ऑटोमेटिकली ये फ्लूइड वो यहाँ आता है, इसको कॉन्शियसनेस की जरूरत नहीं है, ये फ्लूइड यहाँ आता है और ये कितना भी इरिटेशन हो, गले में खुजली हो, रिफ्लेक्स आए, लेकिन उसका कॉन्शियसनेस नहीं है, तो फ्लूइड डाइवर्ट होकर और लंग्स में पहुंच जाता है। दूसरे कारण, अगर यहाँ से वॉमिटिंग हो, यहाँ से वॉमिट होता है तो स्टमक का कंटेंट ऊपर जाता है। बहुत बार वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग होने पर जब कंटेंट निकल रहा होता है तो कुछ कंटेंट इधर मुड़ सकता है, तो ये कंटेंट अगर लंग्स में पहुंच गया तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो वॉमिटिंग में ऐसे हो जाता है। बहुत बार जो यहाँ का स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर, जरूरी होता है कि जब खाना आप खा लें तो ये स्फिंक्टर क्लोज हो जाए, लेकिन बहुत बीमारियां ऐसी हैं कि ये स्फिंक्टर लूज हो जाता है और ज़रूरत पड़ने पर ये क्लोज ना होता है, तो होता क्या है कि स्टमक का कंटेंट ऊपर आता रहता है बार बार। GERD हम लोग कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, गैस्ट्रो का कंटेंट इसोफेगस में रिफ्लेक्स हो रहा है। जो गैस्ट्रो का कंटेंट है वो इसोफेगस में रिफ्लेक्स हो रहा है, उस डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। रिफ्लेक्स मतलब उल्टी गति हो जाए, सीधी गति है नीचे साइड चलाना, लेकिन ये फ्लूइड वापस आ रहा है, ये GERD। खट्टा पानी आने का सिम्टम वही है, GERD वाला।